गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने कंप्लीट किया था साइटोकाइनेसिस। ठीक है, आज हम लोग कंप्लीट करेंगे या बोल सकते हो शुरू करेंगे मियोसिस। पिछले क्लास में हमने पहले माइटोसिस का टेलोफेज कंप्लीट किया और फिर साइटोकाइनेसिस इन प्लांट एंड एनिमल सेल। साइटोकाइनेसिस इन प्लांट इज कॉल्ड सेल प्लेट मेथड एंड साइटोकाइनेसिस इन एनिमल इज कॉल्ड क्लीवेज मेथड और फरो मेथड। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज मियोसिस। मियोसिस, ओके। अब ये जो मियोसिस है, ठीक है, इस मियोसिस के बारे में कुछ जानेंगे। सबसे पहले व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ मियोसिस। ओके, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ मियोसिस। की फीचर्स क्या है मियोसिस की? सबसे पहला क्या होगा? ये मियोसिस involves two nuclear and सेल डिवीजन। मियोसिस क्या इन्वॉल्व कर रहा है? दो न्यूक्लियर डिवीजन और दो सेल डिवीजन। ठीक है, कॉल्ड meiosis 1 and meiosis 2 रेस्पेक्टिवली। इसको meiosis 1 और meiosis 2 कहा जाता है। ठीक है। अब सेकेंड, डीएनए रेप्लिकेशन टेकिंग प्लेस। जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, यानी जो डीएनए का कॉपी बनता है, इट टेकिंग प्लेस ओनली वंस, एक ही बार होता है, ओनली वंस, दैट इज प्रायर टू मियोसिस 1। वो कब होता है? मियोसिस 1 से पहले। ठीक है। नेक्स्ट, अब इट यानी मियोसिस इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है। फोर्थ, तुम लोगों के दिमाग में होगा कि सर होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, तो इसको हम लोग इसी टॉपिक चैप्टर में ही कंप्लीट करेंगे, है ना। नेक्स्ट, इसमें क्या होगा? 4 हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस 2। तो ये सब हो गया। सबसे पहले जो मियोसिस है ये इन्वॉल्व करता है 2 न्यूक्लियर और 2 सेल डिवीजन। इसलिए मियोसिस का 2 पार्ट है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। दोनों में ही कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोकाइनेसिस यानी सेल प्रोटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। ये पहला वर्ड है। ठीक है। दूसरा, डीएनए रेप्लिकेशन इसमें भी होता है। किसमें होता है? इंटरफेज में। इंटरफेज के किस फेज में होगा डीएनए रेप्लिकेशन? एस फेज में। लेकिन जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो सिर्फ मियोसिस 1 के पहले होता है, ना कि मियोसिस 2 के पहले। ठीक है। तीसरा, इसमें पेयरिंग होता है। किसका पेयरिंग होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम का।
होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है? जब दो क्रोमोसोम हो, दोनों क्रोमोसोम का लेंथ बराबर है, दोनों क्रोमोसोम का सेंट्रोमेयर का पोजीशन सेम है, दोनों क्रोमोसोम में जीन का नंबर भी सेम है और जीन का पोजीशन भी सेम है। चार कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन इज बोथ हैव इक्वल लेंथ, सेकेंड कंडीशन इज बोथ हैव सेम सेंट्रोमेयर पोजीशन, दोनों का देखो सेंट्रोमेयर सेम है। तीसरा कंडीशन बोथ हैव सेम नंबर ऑफ जीन, दोनों में देखो दो दो जीन है। और चौथा कंडीशन बोथ हैव सेम नंबर ऑफ जीन और बोथ हैव सेम पोजीशन ऑफ जीन, तो जीन का पोजीशन भी सेम है, तो ये हो गया फोर्थ कंडीशन। यानी चार कंडीशन जब इक्वल होगा, ऐसे दो ऑर्गेनिज्म, ऐसे दो क्रोमोसोम को कहा जाएगा होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। और ऐसे दो क्रोमोसोम का पेयरिंग होता है किसमें? मियोसिस में। और मियोसिस के किस स्टेज में होता है? मियोसिस 1 में और स्पेशली प्रोफेज 1 में, ठीक है। और फाइनली इसमें 4 हैप्लॉइड सेल बनता है। कब? मियोसिस 2 के एंड में, यानी आफ्टर मियोसिस 2 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड। किसमें? इन मियोसिस। यहां तक क्लियर हुआ? सभी को पूछ रहे हैं क्या? बोलो क्या? एस फेज तो इंटरफेज में होता है ना। इंटरफेज देखो, किसी भी सेल साइकिल में या सेल डिवीजन में दो फेज है ना, आई फेज और एम फेज। ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। आई फेज में 3 स्टेज है, G1, S और G2, ठीक है। एस फेज का दूसरा नाम है सिंथेटिक फेज। और इसी फेज में, इसी एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन का मतलब डीएनए का अमाउंट डबल होता है, डीएनए अपना कंप्लीमेंट्री कॉपी बनाता है। अब समझ आया एस फेज क्या है? यस सर। ठीक है, बाकी सब सोहेल, ये सब इरशाद, सुजीत, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आएंगे कि जो ये है माइटोसिस, आज हम बोल रहे हैं, ये माइटोसिस टर्म कहां से आया? फार्मर एंड मूर coined the term माइटोसिस। आज जो हम मियोसिस, coined the term मियोसिस। आज जो हम मियोसिस बोल रहे हैं, ये मियोसिस टर्म कौन दिया? फार्मर एंड मूर नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है। अब इंटरफेस जो है वो मियोसिस 1 के पहले भी होता है और मियोसिस 2 के पहले भी होता है, लेकिन मियोसिस 2 के पहले की इंटरफेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। ऐसा क्यों? और अगर मियोसिस में और माइटोसिस दोनों में इंटरफेस होता है तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये समझो। देखो, इंटरफेस ठीक है, क्या होगा? इट ऑकर प्रायर टू मियोसिस 1। इंटरफेस मियोसिस 1 के पहले होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा? इट इज सिमिलर टू माइटोसिस, ये माइटोसिस जैसा ही होता है। इसमें भी G1 फेज है, S फेज है, G2 फेज है, बट डिफरेंस किस में है? तीनों फेज के लेंथ में कौन किससे ज्यादा होगा, क्योंकि मियोसिस के इंटरफेस में सबसे ज्यादा कौन होता है? मियोसिस में, मियोसिस के पहले जो इंटरफेस होता है उसमें S फेज सबसे प्रोलॉन्ग होता है, यानी S फेज सबसे लंबा होता है। जबकि माइटोसिस में जब इंटरफेस हो रहा था तो उसमें G1 फेज सबसे प्रोलॉन्ग था, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे एक्सेप्ट दैट S फेज इज प्रोलॉन्ग, S फेज सबसे लंबा होता है, ठीक है।
उसके बाद लिखेंगे अ डिस्टिंक्ट G2 फेज। इस फेज के बाद जो G2 फेज होता है ये या तो बहुत कम समय के लिए होता है या तो एब्सेंट भी होता है कभी कभार। अ डिस्टिंक्ट G2 फेज इज आइदर शॉर्ट और एब्सेंट, इज आइदर शॉर्ट और एब्सेंट, ठीक है। एट दिस फेज, ठीक है, ईच एट दिस फेज क्रोमोसोम हैव अ डबल अमाउंट ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम के पास अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है, ठीक है। लेकिन मियोसिस 2 के पहले जो इंटरफेस होता है ये या तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है जिसका ज्यादा कोई बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है मियोसिस के लिए, या ये एब्सेंट होता है। अगर मियोसिस के पहले यानी मियोसिस 2 के पहले अगर इंटरफेस होता है और वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है तो वैसे इंटरफेस को हम क्या बोलते हैं? इंटरकाइनेसिस। लिखेंगे द ट्रांसफर बिटवीन meiosis 1 and meiosis 2 is short, ठीक है, and without DNA replication। इस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन तो होता नहीं है और ऐसे इंटरफेस को क्या कहते हैं? कॉल्ड इंटरकाइनेसिस, यानी इसका कोई बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, इसका इंटरकाइनेसिस का, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि जो M1 मियोसिस 1 से मियोसिस 2 में जो सेल का ट्रांसफर होता है वो बहुत ही कम समय में होता है और इसमें डीएनए रेप्लिकेशन भी नहीं होता है, यानी डीएनए का जो भी रेप्लिकेशन करना है वो मियोसिस 1 के पहले इंटरफेस कर लेता है। मियोसिस 2 के बाद या मियोसिस 2 के पहले कोई इंटरफेस में डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। और ऐसा इंटरफेस जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है, जिसका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? इंटरकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? इंटरकाइनेसिस। यहां तक समझ आया? क्लियर? प्रिया, अंजलि, इरशाद, सुजीत, सोहेल सबसे पूछ रहे हैं, ठीक है? हाँ बोलो। इंटरफेस एक बार फिर से। देखो, इंटरफेस जो होता है याद रखना वो डिवाइडिंग फेज से पहले होता है। मियोसिस 1 या मियोसिस 2 डिवाइडिंग फेज का पार्ट है। सेल डिवाइड करने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करता है, अपने आप को इस लायक बनाता है कि वो आसानी से सही ढंग से डिवाइड कर सके और उसके लिए उसको इंटरफेस से गुजरना होता है, ठीक है। इंटरफेस माइटोसिस और मियोसिस दोनों में होता है, लेकिन मियोसिस में दो फेज है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 के पहले इंटरफेस प्रॉपरली होता है, लेकिन मियोसिस 2 के पहले इंटरफेस या तो एब्सेंट होता है और अगर होता भी है तो उसका कोई बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है और वैसे इंटरफेस को कहा जाता है इंटरकाइनेसिस। अब मियोसिस 1 के पहले जो इंटरफेस होता है इसमें एक अंतर क्या है कि मियोसिस 1 के पहले जो इंटरफेस हो रहा है इसका एस फेज प्रोलॉन्ग्ड है, सबसे लंबा होता है। दूसरा, इसका जो G2 फेज है ये या तो बहुत कम समय का होता है यानी वेरी शॉर्ट या एब्सेंट भी हो सकता है, जो कि मियोसिस में भले हो माइटोसिस में नहीं होता है। माइटोसिस में हम लोग पढ़े थे कि G2 में आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस कंटिन्यू होता है क्योंकि उसी समय सेल का ग्रोथ होता है प्रॉपरली, ठीक है। और सेल की ग्रोथ होने के कारण वो अपने स्पिंडल फाइबर को भी फॉर्म कर लेता है और साथ ही साथ जितना भी सेलुलर कंस्टिट्यूएंट्स है उसका डबलिंग भी कर लेता है।
तो ये काम इंटरफेस में मियोसिस 1 के पहले पूरा काम G1 और G1 और S फेस कर लेता है, क्योंकि ज्यादातर केस में या तो G2 बहुत शॉर्ट होता है या तो G2 एब्सेंट होता है। समझ आया क्या बोल रहे हैं? Yes, sir. ठीक है, सभी को समझ आ गया? मिटा दें? सोहेल? Yes, sir. ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे मियोसिस 1 और मियोसिस 2 का दो नाम क्या है, और उसके बाद डायरेक्टली इंटर करेंगे मियोसिस 1 में। देखो, मियोसिस जो है, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ, क्या कंसिस्ट कर रहा है? पहला मियोसिस 1 और दूसरा मियोसिस 2। ठीक है, अब मियोसिस 1 क्या है? मियोसिस 1 जो है, ठीक है, मियोसिस 1 को इट इज ऑल्सो कॉल्ड, मियोसिस 1 का दूसरा नाम है हेट्रोटिपिक डिवीजन। हेट्रोटिपिक डिवीजन। तो मियोसिस 1 का दूसरा नाम हेट्रोटिपिक डिवीजन क्यों पड़ा? बिकॉज the number of chromosome reduced to half, मतलब जो डॉटर सेल बनेगा पेरेंट सेल से, डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर अपने पेरेंट्स का आधा हो जाएगा। यानी मियोसिस के 1 के बाद जो डॉटर सेल बनेगा, तो डॉटर सेल और पेरेंट सेल का क्रोमोसोम एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि दोनों डॉटर और पेरेंट का क्रोमोसोम एक जैसा नहीं है, तो इसको बोलेंगे हेट्रोटिपिक डिवीजन। लेकिन मियोसिस 2 को क्या बोले? इट इज ऑल्सो कॉल्ड होमोटिपिक डिवीजन। होमोटिपिक डिवीजन। क्यों बोलेंगे इसको होमोटिपिक डिवीजन? इसलिए बोलेंगे as the number of chromosome remains the same, as the number of chromosome remains the same both in, ठीक है, parents and डॉटर सेल। ठीक है, हो गया। अब यहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेम है, बोथ इन पेरेंट एंड डॉटर सेल, विच इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्स्ट डिवीजन। यानी मियोसिस 1 के बाद जो क्रोमोसोम का नंबर चेंज हुआ था, अब वही क्रोमोसोम नंबर डॉटर और पेरेंट सेल में होगा मियोसिस 2 में। मतलब मियोसिस 2 के बाद क्रोमोसोम के नंबर में ज्यादा कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो मियोसिस 1 को इसलिए हेट्रोटिपिक कहा गया क्योंकि मियोसिस 1 के बाद जो डॉटर सेल बन रहा है उसमें क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट्स का आधा है, यानी दोनों का क्रोमोसोम नंबर चेंज हो गया, इसलिए हेट्रोटिपिक। लेकिन मियोसिस 2 के बाद जो डॉटर सेल और पेरेंट सेल रहेगा वो दोनों में क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा। जब दोनों में क्रोमोसोम का नंबर सेम है तो उसको क्या बोलेंगे? होमोटिपिक डिवीजन। समझ आया? क्लियर? यस सर। ठीक है, अब हम लोग एंट्री करेंगे मियोसिस 1 में। मियोसिस 1
मियोसिस 1। मियोसिस 1 का सबसे पहला फेज है प्रोफेज 1। इसमें भी 4 फेज है, प्रोफेज, बेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। प्रोफेज 1, ठीक है। प्रोफेज 1 क्या है? इट इज लॉन्ग एंड इलैबोरेट, ठीक है। ये एक लंबा फेज है, ठीक है, और इलैबोरेटेड फेज है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 5 सेपरेट सबस्टेज। इसके अंडर में 5 सेपरेट सबस्टेज होता है। फिर सवाल है क्या क्या होता है? दैट इज लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डाइप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। तो ये जो प्रोफेज 1 है, मियोसिस 1 का, ये सबसे लंबा फेज होता है और इसमें 5 सेपरेट सबस्टेज होता है। कौन कौन सा? राइट फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डाइप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? लेप्टोटीन। लेप्टोटीन ए, ये इसका फर्स्ट फेज है। तो लेप्टोटीन में क्या होता है ये जानो, ठीक है। सबसे पहले न्यूक्लियस का वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इंक्रीजेस। वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इंक्रीज करेगा, किसमें? लेप्टोटीन में। सेकेंड क्या होगा? इट इज कॉल्ड थिन थ्रेड सबस्टेज। लेप्टोटीन को कहा जाता है थिन थ्रेड सबस्टेज, क्योंकि यहां पे क्रोमाटिन फाइबर जो कि न्यूक्लियस में पाया जाता है, अब वो किसमें एंट्री कर रहा है? सेल डिवीजन में। तो क्रोमाटिन फाइबर कंडेंस्ड करेगा, क्रोमाटिन फाइबर सिकुड़ेगा और क्या बनाएगा? क्रोमोसोम। सेकेंड है इट इज कॉल्ड थिन थ्रेड सबस्टेज। इसको कहा जाएगा थिन थ्रेड सबस्टेज, ठीक है। क्यों? वेयर द chromatin fiber condense to form, where the chromatin fiber condense to form elongated chromosome। जहां पे क्रोमाटिन फाइबर कंडेंस्ड करके क्या बनाएगा? इलोंगेटेड क्रोमोसोम। और इस स्टेज को क्या कहा जाता है? थिन थ्रेड सबस्टेज। वहां पे ये प्रोफेज में हुआ था, अर्ली प्रोफेज में। क्रोमोसोम कंडेंस्ड करके माइटोसिस में, अर्ली प्रोफेज स्टेज में क्रोमाटिन कंडेंस्ड कर रहा था, सिकुड़ रहा था और क्रोमोसोम बना रहा था। यहां पे ये काम किस स्टेज में हो रहा है? लेप्टोटीन ऑफ प्रोफेज 1, ठीक है। क्या हो रहा है कि क्रोमाटिन जो है वो कंडेंस्ड कर रहा है, ठीक है। यहां पे भी वही प्रोटीन है, कंडेंसिन, टू फॉर्म इलोंगेटेड क्रोमोसोम। नेक्स्ट, इस स्टेज में पाया जाता है कि हर एक क्रोमोसोम का अपना होमोलोगस है, ठीक है। ईच क्रोमोसोम has its homologue। हर एक क्रोमोसोम का अपना होमोलॉग है। होमोलॉग का मतलब देयर आर 2 क्रोमोसोम ऑफ सेम टाइप, दैट इज देयर आर 2 क्रोमोसोम ऑफ
सेम टाइप, दो क्रोमोसोम एक जैसा है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि ईच क्रोमोसोम हैज इट्स होमोलॉग, ईच क्रोमोसोम का अपना होमोलॉग है, दैट इज दो क्रोमोसोम एक जैसा है, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है? दे आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, इसको कहा जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। दे आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। अब ये जो क्रोमोसोम है, ठीक है, ये जो क्रोमोसोम है ये दो टाइप से होता है, दो तरह का होता है, एक पैटर्नल होता है और एक मैटरनल होता है। पैटर्नल मतलब फादर साइड से हाफ क्रोमोसोम आता है स्पर्म के थ्रू, और मैटरनल मतलब मदर साइड से हाफ क्रोमोसोम आता है थ्रू द ओवम, ठीक है। अब यहां तक समझ आ गया? लेप्टोडीन में कोई दिक्कत? इरशाद, सुजीत, सोहेल, अंजलि, कोई भी दिक्कत है पूछो, ठीक है। अब देखो ये लेप्टोडीन स्टेज, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। सर हो गया। ठीक है, देखो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। लेप्टोडीन खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें कुछ स्पेशल स्टेज आता है, जैसे कि बकेट स्टेज आता है, सिंजेटिक नॉट आता है। ये क्या है, कैसे बनता है, वो जानना है। लेप्टोडीन में बोला गया इन मैनी एनिमल सेल, ठीक है। बहुत सारे एनिमल सेल में क्या होता है, द क्रोमोसोम आर फॉर्म्ड, ठीक है। क्रोमोसोम आर फॉर्म्ड टू कन्वर्ज। क्रोमोसोम जो है उसके दो आर्म को क्या बोलते हैं, क्रोमाटिड। दे कन्वर्ज, वो मुड़ता है एट द साइड ऑफ सेंट्रोमेयर, और जब वो सेंट्रोमेयर के साइड में दोनों क्रोमाटिड मुड़ जाता है तो ये एक बकेट जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, और इस स्टेज को कहा जाता है बकेट स्टेज। प्लांट में इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है, एक सर्टेन पॉइंट को मान के दोनों क्रोमाटिड कन्वर्ज करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंजेटिक नॉट, ठीक है। देखो, इन मैनी एनिमल सेल द क्रोमोसोम आर फॉर्म्ड। बहुत सारे एनिमल सेल में क्रोमोसोम फॉर्म्ड होता है, फॉर्म टू कन्वर्ज, जो कि कन्वर्ज करता है यानी मुड़ता है, टू कन्वर्ज किधर, टूवर्ड्स द साइड ऑफ सेंट्रोमियर, टूवर्ड्स द साइड ऑफ सेंट्रोमियर, जो कन्वर्ज करता है टूवर्ड्स द साइड ऑफ सेंट्रोमियर, लाइक अ बकेट, लाइक अ बकेट। तो जब वो सेंट्रोमेयर की तरफ, जैसे ये हो गया क्रोमोसोम, तो ये दोनों ही क्रोमाटिड इस तरह से मुड़ा और बकेट जैसा स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, लाइक अ बकेट, ठीक है। इट इज देयरफॉर कॉल्ड, इट इज देयरफॉर कॉल्ड बकेट स्टेज, देयरफॉर कॉल्ड बकेट स्टेज। ये हो गया लेप्टोडीन का फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट,
इन सम प्लांट सेल, अब कुछ प्लांट सेल में आइए, इन सम प्लांट सेल द लेप्टोटीन क्रोमोसोम, द लेप्टोटीन क्रोमोसोम। लेप्टोटीन में एनिमल सेल में समझ आया क्या होता है कि एनिमल सेल में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम है, ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्म करता है। और ये फॉर्म कैसे करता है, पहले क्रोमोसोम फॉर्म होता है और वो कन्वर्ज करता है टुवर्ड्स द साइड ऑफ सेंट्रोमियर। ये जब कन्वर्ज करता है टुवर्ड्स द साइड ऑफ सेंट्रोमियर लाइक अ बकेट, इस तरह से, ठीक है, तो इट इज देयरफॉर कॉल्ड बकेट स्टेज। इसी तरह से बोला गया कि जो तुम्हारा प्लांट सेल है, ठीक है, उसमें क्या होता है, प्लांट सेल में एनसीईआरटी में देखो उतना तो है नहीं, लेकिन जानो ये इंट्रांस के लिए जरूरी है। इन सम प्लांट सेल द लेप्टोटीन क्रोमोसोम में कम इन कॉन्टैक्ट एट वन पॉइंट। यहां पे सेंट्रोमियर नहीं, मे कम इन कॉन्टैक्ट एट वन पॉइंट, एक पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट में दोनों क्रोमाटिड फिर से इस तरह से मुड़ रहा है जैसा अभी मुड़ा था बकेट स्टेज में, ठीक है, एट वन पॉइंट टू डाइवर्ज अगेन। डाइवर्ज का मतलब भी होता है मुड़ना, टू डाइवर्ज अगेन, ठीक है। द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को क्या कहा जाता है, इज कॉल्ड सिंजेटिक नॉट, SYNZETIC, सिंजेटिक नॉट। तो देखो एनिमल सेल में क्रोमोसोम फॉर्मेशन होने के बाद ये कन्वर्ज करता है, मुड़ता है किस पॉइंट में, दोनों क्रोमाटिड मुड़ता है किस पॉइंट में मुड़ता है, सेंट्रोमियर के साइड में, और ये बकेट जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए इसको बकेट स्टेज बोलते हैं। उसी तरह से प्लांट सेल में सेंट्रोमियर नहीं, किसी क्रोमाटिड के एक पर्टिकुलर पॉइंट को मान के दोनों मुड़ जाता है, और जब दोनों मुड़ जाता है, ठीक है, उस पॉइंट को जहां पे वो मुड़ता है उसको सिंजेटिक नॉट कहा जाता है। तो बकेट स्टेज और सिंजेटिक नॉट समझ आया? यस सर। और किसी को? सोहेल, प्रिया? यस सर। ठीक है, इरशाद समझ आया? सुजीत? अब देखो इसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, बोला जा रहा है कि हर एक क्रोमोसोम जो है वो न्यूक्लियर इन्वेलप के साथ अटैच है लेप्टोटीन स्टेज में बाय देयर एंड्स। लेप्टोटीन क्रोमोसोम का दोनों एंड किससे जुड़ा हुआ है? न्यूक्लियस के न्यूक्लियर इन्वेलप के साथ जुड़ा हुआ है एक स्पेशल स्ट्रक्चर के द्वारा, जिसको बोलते हैं अटैचमेंट प्लेट। ठीक है, नेक्स्ट है ईच क्रोमोसोम is attached, each chromosome is attached to a nuclear envelope. Each chromosome is attached to a nuclear envelope by its both end. हर एक क्रोमोसोम का दोनों एंड किसके साथ अटैच है? न्यूक्लियर इन्वेलप के साथ अटैच है by its both end through spatial structure. Through spatial structure. स्पेशल स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? अटैचमेंट प्लेट। अटैचमेंट प्लेट, ठीक है। ईच क्रोमोसोम अटैच टू अ न्यूक्लियर एनवेलप बाय इट्स बोथ एंड, दोनों एंड से जुड़ा हुआ है। किसके थ्रू? एक स्पेशल स्ट्रक्चर के थ्रू, जिसका नाम है अटैचमेंट प्लेट। नेक्स्ट, इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में क्या होता है कि जो दो सेंट्रियोल पेयर होता है विच, जो कि एक दूसरे के नजदीक था, दे बिगेन टू सेपरेट एंड मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। लास्ट पॉइंट है इन
एनिमल सेल्स, इन एनिमल सेल्स द टू, नीचे नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है, क्या बोल रहा है जी तुम? ठीक से करो, उसको हॉरिजॉन्टल करो और क्लिक करो, 2 बार हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है सर, दिख रहा है। ठीक है, उसको क्लिक करो, हो जाएगा। वो अपडेट हो गया गूगल मीट। सर आप जूम किए हुए थे, भूल गया था। अच्छा, इन एनिमल सेल द 2 सेंट्रोमियर, एनिमल सेल में क्या होगा? द 2 सेंट्रोमियर, ठीक है, विच द 2 सेंट्रोमियर विच वेर क्लोज टूगेदर, जो एक दूसरे के नजदीक है, बिगेन टू सेपरेट, बिगेन टू सेपरेट, और साथ ही साथ जैसे ये सेपरेट करेगा, ये क्या करेगा? डेवलप एस्ट्रल रे, यानी सेंट्रोसोम के चारों ओर माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होगा। जब सेंट्रोसोम के चारों ओर माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होगा, दैट आर कॉल्ड एस्ट्रल रेस। ठीक है, एस्ट्रल रेस देने दीज फॉर्म्स, ये क्या फॉर्म करेगा? 2 एस्टर्स, ये फॉर्म करेगा 2 एस्टर्स। ठीक है, यानी अगर हम क्रोमोसोम बनाए, मान लो इस तरह का, ये सेल है, ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हो गया न्यूक्लियर, ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होगा? 2 तरह का क्रोमोसोम है, ठीक है, एक जोड़ा इधर, एक इधर, ठीक है। तो ये 2 तरह का क्रोमोसोम है, और दोनों देखो, दोनों का एंड जो है वो किधर जुड़ा हुआ है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, इसको कहते हैं अटैचमेंट प्लेट। अब ये है पैटर्नल, फादर साइड से आया है, और ये हो गया मैटरनल। और जो सेंट्रोसोम है, देखो दोनों से अलग हो रहा है, हो चुका है, और दोनों तरफ अब एस्टर बन रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल बन रहा है, और ये एक पोल की तरफ, ये दूसरे पोल की तरफ मूव करना शुरू कर दिया है। ये कब होगा? लेप्टोटीन क्रोमोसोम में। ठीक है, तो लेप्टोटीन क्रोमोसोम में हर एक क्रोमोसोम का दोनों एंड न्यूक्लियर एनवेलप के साथ अटैच होगा एक स्पेशल स्ट्रक्चर के द्वारा, जिसको अटैचमेंट प्लेट बोलेंगे। दूसरा, एनिमल सेल में जो 2 सेंट्रोमियर है, जो कि एक दूसरे के नजदीक था, अब ये दोनों एक दूसरे से अलग हुआ, और ये सेंट्रोसोम के चारों ओर एस्टर रे बन रहा है, यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक्यूमुलेशन हो रहा है, जमा हो रहा है, और यानी 2 एस्टर बन गया। ठीक है, और ये दोनों किधर जा रहा है? टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल, क्योंकि जब तक ये ऑपोजिट पोल में नहीं जाएगा, दे आर अनेबल टू फॉर्म स्पिंडल फाइबर, एंड ऑल्सो दे आर नॉट अनेबल टू प्रॉपरली अटैच विद दिस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। यहां समझ आ गया? क्या बोल रही है? वो अपोजिट साइड जाके कहीं मीट करता है। ऑपोजिट साइड जब तक वो जाएगा, तब तक ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसॉल्व हो जाएगा। दोनों का मूवमेंट और ये जितना भी इवेंट्स हो रहा है प्रोसेस में, सब एक दूसरे के साथ कंप्लीमेंट कर रहा है। समझ गए? जैसे जैसे ये दोनों सेंट्रोसोम अपने ऑपोजिट पोल में आ जाएगा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस भी कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यस सर। और उसका फायदा क्या होगा? ये तुरंत फिर स्पिंडल फाइबर बनाएगा, और जो जितने भी पेयर ऑफ क्रोमोसोम है उसके सेंट्रोमियर के साथ अटैच होगा। ठीक है, क्योंकि अभी यहां पे बहुत सारा इवेंट्स होगा। ये पहला इवेंट है लेप्टोटीन, अब आ जाओ जाइगोटीन में। और कोई दिक्कत नहीं है ना लेप्टोटीन स्टेज में? कंप्लीट यहां? ठीक है, अब देखो, लेप्टोटीन के बाद है जाइगोटीन। जाइगोटीन में होता है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, तो सेकेंड सब स्टेज है बी, जाइगोटीन।
जाइगोटीन। ठीक है, अब देखो जाइगोटीन में क्या होगा। होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, पेयर अप, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर करेगा, पेयरिंग अप करेगा, जुड़ जाएगा। दो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में जुड़ेगा तो एक जोड़ा होमोलोगस पेयर बनेगा। पेयर अप किसमें करेगा? जाइगोटीन में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इसको क्या कहा गया? साइनॉप्सिस, नहीं साइनेप्सिस। एनसीईआरटी में देखना, पीछे शॉर्ट क्वेश्चन में है व्हाट इज साइनेप्सिस। तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड साइनेप्सिस। व्हाट इज साइनेप्सिस? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। बोलो, व्हाट इज साइनेप्सिस? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड साइनेप्सिस। ये इसका पहला पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट, एंड ईच पेयर, हर एक पेयर को क्या कहा जाता है? ईच पेयर इज कॉल्ड बाइवेलेंट। हर एक पेयर को कहा जाता है बाइवेलेंट। ठीक है, क्योंकि पेयर अप होता है। अब वन क्रोमोसोम, ठीक है, ऑफ द पेयर, मतलब होमोलोगस पेयर जो यहां बना, comes from मेल पेरेंट्स, मेल पेरेंट्स से एक क्रोमोसोम आएगा, एंड अदर फ्रॉम फीमेल पेरेंट, अदर फ्रॉम फीमेल पेरेंट। वन क्रोमोसोम ऑफ द पेयर comes from मेल पेरेंट एंड अदर फ्रॉम फीमेल पेरेंट्स। ठीक है, हैविंग इक्वल लेंथ, दोनों क्रोमोसोम का लेंथ बराबर है, सेम सेंट्रोमेयर पोजीशन, दोनों क्रोमोसोम का सेंट्रोमेयर पोजीशन सेम है, सेम सेंट्रोमेयर पोजीशन, एंड हैविंग सेम number and position of gene, and having same number and position of gene। दो होमोलोगस क्रोमोसोम को होमोलोग क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि दोनों का लेंथ बराबर है, दोनों का सेम सेंट्रोमेयर पोजीशन है, और दोनों में ही सेम नंबर एंड पोजीशन ऑफ जीन है। तो ऐसे दो क्रोमोसोम को कहा गया होमोलोगस क्रोमोसोम, और इसी होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच पेयरिंग अप हो रहा है। ठीक है, और इस प्रोसेस को कहा जा रहा है साइनेप्सिस। ठीक है, अब यहां तक समझ आया कि होमोलोगस क्रोमोसोम का बेसिस क्या है? ठीक है, ये हम लोग पहले भी बता चुके एक बार, जस्ट पहले लेप्टोटीन में। अब इसके बाद ये जो पेयरिंग होता है दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच, ये तीन तरह का होता है, प्रोसेंट्रिक, प्रो टर्मिनल और इंटरमीडिएट। ठीक है, देखो यहां पे क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस ऑफ origin of pairing, zygote is of, sorry, synapsis is of 3 types। ये 3 तरह का होता है। क्या क्या 3 तरह का होता है? फर्स्ट, प्रोसेंट्रिक, ठीक है। दूसरा, प्रो टर्मिनल, और थर्ड इज इंटरमीडिएट।
मीडिएट, यानी 3 हुआ, प्रोसेंट्रिक, प्रो टर्मिनल, प्रो और प्रो के बाद इंटरमीडिएट। अब प्रोसेंट्रिक तब कहा जाएगा व्हेन द होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग, जब पेयरिंग कहां पे होता है, इट बिगेन्स एट सेंट्रोमियर, सबसे पहले सेंट्रोमियर आपस में जुड़ता है दो होमोलोगस क्रोमोसोम का, एंड प्रोसीड, ठीक है, टुवर्ड्स एंड। समझ आया? मतलब जैसे ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम है तो पहले उसका सेंट्रोमियर जुड़ा आपस में और तब जाके उसका एंड जुड़ेगा। तो सेंट्रोमियर फर्स्ट, सबसे पहले जहां सेंट्रोमियर जुड़ा, जहां से या सेंट्रोमियर से जहां पेयरिंग शुरू हुआ, दैट इज प्रोसेंट्रिक। ठीक है, अब आ जाओ प्रो टर्मिनल, ये इसको उल्टा, यानी पहले क्रोमाटिड जुड़ेगा तब सेंट्रोमियर जुड़ेगा। ठीक है, इसमें लिखेंगे पेयरिंग begins from the end, पेयरिंग कहां से शुरू होता है, एंड से शुरू होता है। ठीक है, एंड प्रोसीड टुवर्ड्स द सेंट्रोमियर, एंड प्रोसीड टुवर्ड्स सेंट्रोमियर, और फिर ये सेंट्रोमियर तक जाता है। ये हो गया प्रो टर्मिनल। अब आ जाइए इंटरमीडिएट में। इंटरमीडिएट में कोई रूल नहीं है, थोड़ा सा सेंट्रोमियर का जुड़ा, फिर थोड़ा सा एंड पार्ट जुड़ा, या पहले एंड पार्ट जुड़ा फिर सेंट्रोमियर जुड़ा, मतलब यहां पे कोई सेट रूल नहीं है, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट, दोनों के बीच का। तो यहां पे लिखेंगे एट वेरियस प्लेसेस बिटवीन, एट वेरियस प्लेसेस बिटवीन सेंट्रोमियर एंड इट्स एंड, दो होमोलोगस क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर और उसके एंड के बीच बहुत जगह में जब वो थोड़ा थोड़ा करके जुड़ जाएगा, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट टाइप ऑफ साइनेप्सिस। तो ये 3 तरह का साइनेप्सिस समझ आया? सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना। देखो, प्रोसेंट्रिक का मतलब हुआ जैसे ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, अगर दोनों में सबसे पहले सेंट्रोमियर जुड़ता है और फिर इसका एंड जुड़ेगा तो ये हो गया प्रोसेंट्रिक, मतलब सेंट्रोमियर से एंड की तरफ साइनेप्सिस शुरू हो रहा है, तो प्रोसेंट्रिक। समझ आया? प्रो टर्मिनल में क्या है, दोनों का एंड पहले जुड़ेगा, यानी एंड से अगर सेंट्रोमियर की तरफ बढ़ रहा है होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग, तो ये हो गया प्रो टर्मिनल। समझ आया? मतलब प्रोसेंट्रिक का जस्ट उल्टा है प्रो टर्मिनल। प्रोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर पोजीशन फर्स्ट एंड देन एंड, प्रो टर्मिनल में एंड फर्स्ट देन सेंट्रोमियर। दोनों के बीच डिफरेंस समझ आया? यस सर। और इंटरमीडिएट में ऐसा कोई सेट रूल नहीं है, ये दोनों के बीच का है, यानी सेंट्रोमियर और एंड के बीच, जैसे ये जगह हो गया, ये जगह हो गया, ये पहले जुड़ेगा तब जाके सेंट्रोमियर और एंड जुड़ेगा। समझ आया? यस सर। और किसी को? अंजलि, इरशाद, सोहेल? ये सब नोट्स में लिखा हुआ है ना, क्योंकि ये बुक में नहीं लिखा हुआ है। ये नोट्स में मेरा सब मिलेगा, हम जो भी नोट्स बनाए हैं वो इंट्रांस को ध्यान पे रख के ही बनाए हैं। ठीक है, मेरे नोट्स में हर एक चीज मिलेगा और डिटेल में मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो साइनेप्सिस होता है जिसमें दो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम आपस में पेयर अप करता है, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है साइनोप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और साइनोप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ये एक ट्राइपार्टिएट स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक सेंटर में न्यूक्लियोप्रोटीन कोर होता है, दो लैटरल फिलामेंट होता है और एक सेंट्रल फिलामेंट होता है। देखो अब हम लोग साइनोप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोफेज 1 में क्या होगा? इट इज अ प्रोसेस, ठीक है, इट इज नहीं, डायरेक्ट लिखो साइनेप्सिस। साइनेप्सिस इज अ प्रोसेस, ठीक है, in which
होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर बाय फॉर्मिंग ए, क्या फॉर्म करता है? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। अब यहां पे क्वेश्चन है व्हाट इज साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बोला गया इन साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, एक मिनट, एक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कोर होगा इन साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कोर हैज अ, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन जो कोर है हैज अ ट्राइपार्टिएट स्ट्रक्चर। ट्राइपार्टिएट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? दैट इज हैविंग वन सेंट्रल एंड टू लैटरल फिलामेंट। एक सेंट्रल फिलामेंट है और दो लैटरल फिलामेंट्स है। ठीक है, या दो लैटरल लॉन्गिट्यूडनल एलिमेंट्स लिख दो, लॉन्गिट्यूडनल एलिमेंट्स यानी सभी लेंथ वाइज है, लॉन्गिट्यूडनल एलिमेंट्स। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि जो लैटरल एलिमेंट्स है, ठीक है, ईच लैटरल एलिमेंट इज बिटवीन टू क्रोमाटिड, ईच lateral elements is between two chromatids. Each lateral element is between two chromatids, ठीक है, of a chromosome. Two chromatids of a chromosome. ये जो lateral elements है, दो lateral elements, जैसे देखो ये दो homologous chromosome है, एक ये एक ये, तो दोनों क्रोमाटिड के बीच जो फिलामेंट, जो कॉम्प्लेक्स होगा, जो एलिमेंट होगा, वो क्या होगा? लैटरल एलिमेंट। तो ऑटोमेटिक है कि यहां पे एक पेयर ऑफ क्रोमाटिड हो रहा है, यहां पे एक पेयर ऑफ क्रोमाटिड, दोनों को आपस में जोड़ने के लिए क्या चाहिए? दो लैटरल एलिमेंट्स चाहिए। इसलिए हम लिखें ईच लैटरल एलिमेंट इज बिटवीन टू क्रोमाटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम। और दो क्रोमोसोम को आपस में कौन जोड़ के रख रहा है? वन सेंट्रल एलिमेंट्स। उसके बाद लिखेंगे सेंट्रल एलिमेंट्स लाइज बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम। जो सेंट्रल एलिमेंट है वो दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच पाया जाएगा, और जो लैटरल एलिमेंट है वो दो क्रोमाटिड के बीच पाया जाएगा। तो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स में तीन चीज है। पहला राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कोर है, दूसरा एक सेंट्रल एलिमेंट है, और तीसरा दो लैटरल लॉन्गिट्यूडनल एलिमेंट्स है। सेंट्रल एलिमेंट दो होमोलोगस क्रोमोसोम को जोड़ता है, जबकि दोनों क्रोमाटिड के बीच यहां पे एक जोड़ा हो गया, यहां पे एक क्रोमाटिड जोड़ा हो गया, इन दोनों को आपस में जोड़ता है लैटरल लॉन्गिट्यूडनल एलिमेंट्स। ठीक है, अब बोला जा रहा है इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा होगा। ठीक है,
ठीक है, ये दोनों क्या है, सेंट्रल एलिमेंट होगा, सेंट्रल एलिमेंट, जो दो क्रोमोसोम के बीच। अब ठीक है, ये हो गया लैटरल फिलामेंट। ठीक है, तो देखो ये जो है ये हो गया राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कोर, ये दोनों हो गया सेंट्रल एलिमेंट्स। ठीक है, और ये जो है ये हो गया क्रोमाटिड, ऐसे नहीं दूसरे कलर से लिख देता हूं, ये हो गया क्रोमाटिड। ठीक है, और ये दोनों जो है हो गया लैटरल एलिमेंट्स, लैटरल एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर किसका हो गया, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स में पहले राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कोर है, फिर एक इंटीग्रेटेड सेंट्रल एलिमेंट है, और सेंट्रल एलिमेंट के बाद दो लैटरल एलिमेंट्स है जो दोनों क्रोमाटिड को आपस में जोड़ के रख रहा है। तो एक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कोर, एक सेंट्रल एलिमेंट और दो लैटरल एलिमेंट्स है, ये तीनों मिलकर क्या बना रहा है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। कुछ पूछना है, बोलो यहां तक। प्रिया, अंजलि, सर दो सेंट्रल एलिमेंट है ना? सेंट्रल एलिमेंट एक है, ये कंबाइंड कर दिया ना, ये देखो। ठीक है, यस सर। और एक सेंट्रल एलिमेंट के बीचों बीच है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कोर, लेकिन लैटरल एलिमेंट क्या है, यहां पे एक है, यहां पे एक है, समझ गए? क्योंकि यहां है ना, देखो होमोलोगस क्रोमोसोम तो एक हो गया, तो इसको आपस में दोनों को जोड़ देगा, लेकिन क्रोमाटिड कितना हो गया, यहां पे एक पेयर, यहां पे एक पेयर, तो इधर भी ये दोनों को जोड़ेगा एक लैटरल एलिमेंट, यहां पे इन दोनों को जोड़ेगा एक लैटरल एलिमेंट, इसलिए दो लैटरल एलिमेंट, एक सेंट्रल एलिमेंट, और सेंट्रोमेयर को आपस में जोड़ने के लिए राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कोर। समझ आया? यस सर। तो ये कंप्लीट हो गया साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। और किसी को पूछना है? सुजीत, इरशाद, सोहेल? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे क्या, लेप्टोटीन और जाइगोटीन हो गया, फिर हम लोग पढ़ेंगे पैकिटीन, डाइक्लोटीन, डाइकाइनेसिस, और फिर मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ओके।